हाय गाइस, आई एम यशोवर्धन। बट हाँ, जो लोग सामने बैठते हैं उनको अजीब सा लगता होगा, राइट? कि हाय, आई एम यशोवर्धन। बट जो मुझे ऑनलाइन देखते हैं उनको रोज बताना पड़ता है आई एम यशोवर्धन। एंड टुडे इज 19th ऑफ मई 2025। आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। और ये इसलिए संवेदनशील है कि हाल ही में अभी कुछ दिनों पहले ही भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सीज फायर हुआ, राइट? और उस सीज फायर के बाद या उसके पहले की परिस्थिति हम सभी जान रहे हैं कि पहलगाम की बैसरान वैली में एक घटना हुई थी। टेररिस्ट लोग आए, उन्होंने वहाँ 26 टूरिस्ट लोगों को शूट कर दिया था। उसके रिटेलिएशन में इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उनके 9 अलग अलग जो टेररिस्ट कैंप हैं उन पर अटैक किया था। और उस वक्त देखा गया कि जब इंडिया ने किया तो चाइना ने पूरा का पूरा सपोर्ट किसको दिया था? पाकिस्तान को दिया था। और ऐसे में एक और घटना मैं जोड़ के बताना चाहूँगा। कुछ समय पहले बांग्लादेश में जब हुआ था एक तरह का कूप, एक तरह का तख्ता पलट, वहाँ की जो शेख हसीना की जो सरकार थी उस उनको हटा दिया गया, एक स्टूडेंट मूवमेंट चला और उसके बाद वहाँ पर मोहम्मद यूनिस आजकल सरकार के प्रमुख सलाहकार के तौर पर काम कर रहे हैं, राइट? और ऐसे में वे जब चाइना जाते हैं और चाइना में जाकर के एक अपना बयान देकर के आते हैं चीन में, वे कहते हैं कि बांग्लादेश या वी आर द कस्टोडियन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। वो कहना चाहते थे कि जो चिकन नेक, ये जो कॉरिडोर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे कहा जाता है, जो कि यहाँ से यहाँ तक मात्र 22 किलोमीटर चौड़ा है, वे कहते हैं कि अगर इसे हमने ब्लॉक कर दिया कभी तो ये पूरा का पूरा जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है ये भारत से कट जाएगा। अब जो भी समझिए, वो चाइना को खुश करने के लिए कह रहे थे, भारत पर दबाव बनाने के लिए कह रहे थे, लेकिन उसके परिणाम अब हमें यहाँ पर दिख रहे हैं कि वे जो कह रहे थे उस पर वे लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और वर्तमान जो परिस्थितियां चल रही हैं तनाव की बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उसी तरह की कुछ स्थितियां लगातार भारत और बांग्लादेश के बीच में बढ़ती चली आ रही हैं। आज की सुबह के अखबारों की एक सुर्खी और है कि भारत ने बांग्लादेश से जो भी सामान आता था उसे लैंड पोर्ट के माध्यम से लेना बंद कर दिया। और उसने कहा या तो नोवा शेवा जो कि मुंबई में एक बड़ा सी पोर्ट है, या कोलकाता का जो पोर्ट है, इन दोनों ही पोर्टों से सिर्फ बांग्लादेश से आया हुआ सामान भारत में प्रवेश कर सकता है। कुल मिलाकर के यूँ समझ जाइए कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो ट्रेड है वो लगभग खतरे में है, ठीक है? बांग्लादेश से जो सामान आता है भारत में, तो पहले वो सड़क मार्ग से आता था, उसे बंद कर दिया है, लैंड पोर्ट से बंद कर दिया। अब वो कहाँ आएगा? सी पोर्ट के थ्रू आएगा। और सिर्फ 2 सी पोर्ट होंगे, एक तो होगा कोलकाता का और दूसरा होगा नोवा शेवा। कहाँ पर है? मुंबई, ठीक है, नोवा शेवा मुंबई। तो इन 2 पोर्ट के लिए मंजूरी दी है। रेस्ट ऑफ सारे भारत में जितने भी सड़क मार्ग थे वहाँ से कोई सामान नहीं आएगा इंडिया के अंदर। इंडिया ने बैन किया है। आज के न्यूज़पेपर में सुर्खियाँ हैं, मतलब कल की खबर है तो समझ जाइए आज ये सुर्खियों में है। तो ये घटना जुड़ी हुई है। हमने इसमें 3 चीज़ें जोड़ दी। पाकिस्तान को सपोर्ट चाइना का, मोहम्मद यूनिस जब चाइना जाते हैं तो वहाँ पर वो अपने आप को ऐसे शो करते हैं कि वे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कस्टोडियन हैं, कि अगर उन्होंने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अगर ब्लॉक कर दिया तो इंडिया से हिस्सा कट जाएगा, राइट? तो ये एक बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है। क्यों? क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नज़दीक बांग्लादेश का एक लाल मुनिर हाट, ये एयरबेस है और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में इस्तेमाल किया जाता था। काफ़ी लंबे अरसे से इसको बंद कर दिया गया था। हालांकि वहाँ पर अभी एक यूनिवर्सिटी चलती है जहाँ पर कि लोगों को फ्लाई करना सिखाया जाता है, ठीक है, कैसे फ्लाई करना, हवाई जहाज उड़ाना सिखाया जाता है, वो चलती है। तो यहाँ पर चाइना को इसमें दिया जा रहा है एक प्रोजेक्ट जिसमें कि चाइना इसको दोबारा से क्या करेगा? रिनोवेट करेगा। और अगर हम बोलते लाल मुनेर हाट जो है जगह है, इस हवाई पट्टी का इस्तेमाल, इस एयर स्ट्रिप का इस्तेमाल सिविलियन यूज़ के अलावा अगर किया जाता है किसी डिफेंस के लिए, एयरफोर्स के लिए, तो वो भारत के लिए चिंता का विषय है। और अगर मान लीजिए नहीं भी किया जाता है, लेकिन इसको डेवलप करने का ठेका जो चाइना को दिया जा रहा है, चाइना वहाँ पर रह करके भारत के ऊपर निगरानी भी करेगा, क्योंकि रडार्स लगाए जाएंगे तो भारत की जितनी भी मूवमेंट है उसके ऊपर निगरानी होगी। अब हम एक एक मुद्दे पर बातचीत करेंगे और इसे समझिएगा कि ये जो है जगह लाल मुनेर हाट, यहाँ से सिलीगुड़ी कॉरिडोर की दूरी कितनी है? सिर्फ 135 किलोमीटर। और अगर इस भारत की सीमा से यहाँ से लगा हुआ देखें तो मात्र है 15 किलोमीटर। तो कितना संवेदनशील है ये। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। तो देखा जाए भारत के चिकन नेक कॉरिडोर, ये चिकन नेक कॉरिडोर कौन सा है आप सभी समझ गए, जानते हैं? गुड।
तो चिकन नेक कॉरिडोर के नज़दीक बांग्लादेश के लाल मुनिरहाट एयरबेस को पुनर्जीवित करने में चीन को भागीदार बनाया जा रहा है, राइट। अब यहाँ पर जब आ रहा है चाइना, तो ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर के जो लगातार धमकियाँ मिलती रहती हैं हमें बांग्लादेश की तरफ से कभी कभी, उसके लिए अब यहाँ पर चिंतित होना वाजिब लगता है भारत को। कैसे कि देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में इस एयरबेस का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर से मात्र 135 किलोमीटर दूर है, और अगर भारत की सीमा से बात करें तो 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। अब अगर मान लीजिए ये जो जिसे चिकन नेक कहा जाता है, जो कि पूर्वोत्तर भारत को बाकी भारत से जोड़कर रखने का काम करता है, जो कि 22 किलोमीटर चौड़ा एक कॉरिडोर है, ठीक है। और ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है, ध्यान रखें। अब अगर देखा जाए कि जो बेस है ये 1931 में इसको बनाया गया था, अंग्रेजों के समय में इसको डेवलप किया गया था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में जो अलाइज थे, मित्र देश थे, उनके वायुयानों के लिए यहाँ लैंडिंग और टेक ऑफ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, ताकि यहाँ वो आएंगे, रिफ्यूल वगैरह होगा और वे फिर निकल जाएंगे। विभाजन के बाद अगर देखा जाए तो पाकिस्तान, ये मतलब बंद हो गया था। विभाजन के बाद पाकिस्तान ने 1958 में इसको कुछ समय के लिए सिर्फ खोला गया, उसके बाद फिर इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो 2019 में बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के समय में यहाँ पर एक विमानन और एयरोस्पेस यूनिवर्सिटी को डेवलप किया गया, जो कि वर्तमान में अभी बांग्लादेश एयरफोर्स के अंडर रह करके काम कर रही है, तो चल रहा है। अब यहाँ देखिए मोहम्मद यूनिस, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश सरकार के चीफ एडवाइज़र हैं, ठीक है, राष्ट्रपति नहीं, उनका नाम है चीफ एडवाइज़र, लेकिन वो ट्रीट उसी तरीके से करते कि वो देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं। इन्होंने क्या किया कि लाल मुनिरहाट और 5 अन्य जो पुराने जो ब्रिटिश युग के हवाई अड्डे थे, उन सबको इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बोला देखिए ऐसे समझिएगा कि जब भी भारत बोलेगा कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, क्योंकि उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा देश में, तो उससे क्या होगा, देश की अर्थव्यवस्था चल पड़ेगी। तो इन्होंने कहा कि आर्थिक समस्याएं जो बांग्लादेश में, तो क्यों ना हम ऑलरेडी जो पहले से हवाई अड्डे हैं उनको हम डेवलप करें। इंडिया ने भी कुछ ऐसे ही किया, उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के तहत। सो इन्होंने यहाँ पर कई हवाई अड्डे हैं, जैसे ईश्वरदी, ठाकुरगांव, शमशेर नगर, कोमिला, बोगरा और लाल मुनिरहाट, इन सभी को डेवलप करने के लिए इन्होंने बिड की, मतलब ऑक्शन किया। तो वहाँ पर चाइना भी आएगा, और चाइना आप समझ जाइए कि इनका तो अलाई बनने के लिए बिल्कुल पहले से ललायत है, और इतना बड़ा प्रस्ताव मिल जाए तो बिल्कुल तैयार है, क्योंकि इससे उसे क्या होगा, यहाँ पर जो हवाई अड्डे हैं उनके रडार तक उसकी पहुँच हो जाएगी, वो लगाएगा अपने अकॉर्डिंगली, और उससे भारत के ऊपर निगरानी करना उसके लिए आसान हो जाएगा। अब यहाँ देखें कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे कि चिकन नेक भी कहा जाता है, जिन्हें नहीं पता वे नोट कर लें प्लीज़ इस बात को, और ये कितना है, सिर्फ और सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा एक कॉरिडोर है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के अंतर्गत। और भारत के जो 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं उनको ये पूरे भारत के साथ जोड़ता है, तो ये एक महत्वपूर्ण कॉरिडोर है भारत की सुरक्षा के नज़रिए से। अब यहाँ पे क्या पता चला, नाम नहीं लूँगा मैं, रिपोर्टों के द्वारा पता चला है कि एयरबेस को विकसित करने में चीन की भागीदारी होगी, संभवतः है लेकिन होगी। और यहाँ पर बात तो ये की जा रही कि सिविल एविएशन के लिए, सिविल इस्तेमाल के लिए होगा, कि जहाँ से नागरिक विमान चलेंगे, लेकिन इसका जो डर है वो इस बात का है कि इसके दोहरा इस्तेमाल किया जाएगा, कि ना केवल सिविल इस्तेमाल होगा बल्कि यहाँ पर क्या होगा, इसका इस्तेमाल किया जाएगा एयरफोर्स के द्वारा भी। और अगर इसे चीन डेवलप कर रहा है तो तय मान के चलिए कि चीन यहाँ से क्या कर सकता है कि भारत के विषय में सभी तरह की जो भी हमारी आर्मी का मूवमेंट है, एयरफोर्स के जो बेस हैं, उनके बारे में यहाँ से जानकारी इकट्ठा करना इसके लिए आसान हो जाएगा। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल होता है हमारा यहाँ पर, कहाँ पे, जहाँ पे भूटान भी मिलता है, चीन भी मिलता है और बांग्लादेश और भारत यहाँ पर, ठीक है, ये एक हिस्सा ऐसा है जहाँ पे तीनों देश आपस में मिलते हैं। और ये देखिए इतना, यहाँ नेपाल भी यहाँ से नज़दीक है, भूटान भी नज़दीक है, बांग्लादेश भी नज़दीक है। अगर ये सारे देश कभी मान लीजिए चाइना के फेवर में आ जाते हैं, या फिर ये इसका इस्तेमाल भारत को धमकी देने के लिए भी कर सकते हैं, छोटा सा भूटान हुआ या नेपाल हुआ या बांग्लादेश, कि हम इस एरिए के को चाइना को दे देंगे, तो उससे क्या होगा, सीपैक एक समस्या के तौर पे हम अभी देख ही रहे हैं। तो जब वो एक समस्या के तौर पे, तो ये एक नई समस्या बन करके उभरने की संभावना यहाँ पर दिख रही है। अब देखें कि अगर मान लीजिए बांग्लादेश में चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को हमें दो नज़रिए से देखना होगा, सैन्य और आर्थिक दृष्टिकोण दोनों के आधार पर।
अगर मान लीजिए दो देशों के बीच में आर्थिक संबंध अच्छे होते हैं तो ये तय मान के चलिए कि दोनों ही अपने अपने आर्थिक हितों को जब बचाने की बात आएगी तो सैन्य सहयोग में भी वे रणनीतिक भागीदार बनेंगे, स्ट्रैटेजिक पार्टनर बनेंगे। ये पूरी की पूरी 100% संभावना जो होती है वो सही निकलती है, क्योंकि देखिए जब से इंडिया और यूएस के बीच में हम देख रहे हैं ट्रेड बढ़ना शुरू हुआ तो उसके बाद से हम क्या देखते हैं, डिफेंस डील भी होने लग गई। भारत को काटसा की अगर देखें तो वहाँ वेवर मिल जाता है, या कॉम कासा देखें तो वहाँ पर मिल जाता है हमारे को, ठीक है। तो कितने सारी अगर हम देखें तो इंडिया और यूएस के बीच में, उसी तरह से चीन पाकिस्तान को भी दे रहा है सुविधाएं, और अब चीन बांग्लादेश को भी उसी तरह की सुविधाएं दे रहा है। और ऑलरेडी उसने कोको आइलैंड के पास में म्यांमार के पास जो है वहाँ पर चीन ने अपना एक नेवल बेस बना भी लिया जहाँ अपने सबमरीन्स रखता है वो, राइट। अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए अब यहाँ पर जितने भी कारखाने या फैक्ट्रीज बन रही इन दोनों, उन सभी में देखा जाता है कि स्थानीय कर्मचारियों को कम नियुक्त किया जाता है, बल्कि ज़्यादातर जो लोग होते हैं उसमें चाइनीज़ लोग होते हैं। तो यहाँ पर जो एयरपोर्ट्स को जो डेवलप किया जाएगा, जैसे सी पैक को डेवलप किया जा रहा है, तो जानते हैं सी पैक में बलूचिस्तानियों ने कितने चाइनीज़ को मारा है? उसी तरह क्यों मार रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे चाइनीज़ आए हैं, चाइनीज़ आर्मी उनकी रक्षा करने के लिए आती है और वहाँ पर धीरे धीरे प्रभाव बढ़ेगा। तो इस जगह पे ये नाम तो लेंगे कि बांग्लादेश के आर्थिक विकास के लिए, लेकिन रोजगार किसको मिलेगा? चाइनीज़ को मिलेगा। चाइनी कंपनी आएगी, चाइना का सामान लेके आएगी और वो यहाँ पे डेवलप करेगी और यहाँ से फिर वो पैसा चाइना की तरफ ही जाना। लेकिन बांग्लादेश को ऐसा लगेगा, वहाँ के लोगों को समझाया जाएगा कि ये आपके भले के लिए। लेकिन हकीकत यह है कि इसके कारण भारत और बांग्लादेश के जो संबंध है वे तनावपूर्ण बन जाएंगे। क्यों और ये बदलाव कैसे हुआ, जरा समझिएगा इस बात को, इसकी क्रोनोलॉजी को समझिए। ऐसे समझिएगा कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ, ऊपरी तौर पे लग रहा था कि इसमें यूएसए का हाथ है, कि शेख हसीना की सरकार से जब यूएसए ने कहा कि आप हमारी कुछ बात मानिए, उन्होंने बात मानने से इनकार कर दिया, तो वहाँ पर भी चाहते थे उनके जगह पे हम चाइना को काउंटर करने के लिए कुछ एयरबेस बाई उसका इस्तेमाल करें। लेकिन बांग्लादेश पे हम देखते हैं कि पीछे से इंटेलिजेंस जो अगर है चाइना का ज़्यादा बेहतर था वहाँ पे, तो उन्होंने ये सूचना चाइना को दे दी। जब चाइना को सूचना दी तो उन्होंने कहा कि क्या किया जाए, एक काम करते हैं, कभी भी किसी भी देश में जाइए वहाँ का युवा में असंतोष होगा नौकरियों के नाम पर, नौकरियों के नाम पर होगा, और आपने मुद्दा ये बनाना है, इसको क्या करना है, इसको आपने धार्मिक एंगल देना। वो कहेंगे कैसे, आपको ये बोलना है कि इसमें हिंदुओं को वरीयता दी जाती है और जो बांग्लादेश के मुक्ति संगठन में जो लोग हैं उनको सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन दिया जाता है, जिसके कारण जो आम बाद की पीढ़ी के जो बांग्लादेशी हैं उनको नुकसान होता है। और जब भी अब बांग्लादेश मुक्ति संगठन की बात करेंगे या योद्धाओं की बात करेंगे, वो जुड़ जाएगा भारत के साथ, और भारत के साथ जुड़ने का मतलब है हिंदू और मुस्लिम वाला एंगल चालू हो जाएगा। इस नज़रिए से वहाँ पे शुरू हुआ स्टूडेंट्स का मूवमेंट, और वो स्टूडेंट्स का मूवमेंट इस कदर भड़कता चला गया, और भड़काने में नो डाउट योगदान रहा वहाँ के नेताओं का भी। और नाम क्या दिया, छात्रों का आंदोलन है। और वहाँ से उस वक्त की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उनको बच करके भारत में आना पड़ता, राजनीतिक शरण वो असाइलम में भारत में इन दिनों। और देखिए फिर एक बात और आती है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। वर्तमान में वहाँ जो सेना प्रमुख हैं वो हैं शेख हसीना के परिवार के दामाद, ठीक है। उनकी बहन की बेटी की शादी उन जो सेना प्रमुख है उनके साथ हुआ। इस वक्त मुझे एग्जैक्ट उनका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन जब अखबारों में बहुत ज़्यादा एनालिसिस इस पर आया था तो मैं अपने जो अनुमान है वहाँ पहुँच रहा हूँ उस बात पर, वो क्या है बताता हूँ। अब अगर वो बांग्लादेश के इतने बड़े पद पर हैं, सेना के प्रमुख हैं, शेख हसीना के खास रहे हैं, और शेख हसीना के संबंध किससे अच्छे हैं, भारत के साथ अच्छे हैं, उनका भी तख्ता पलट करने की कोशिश की गई। वहाँ पे सेना की कई डिवीज़न के द्वारा कोशिश की गई कि जो अभी जनरल ने वर्तमान में सेना प्रमुख हैं उनको हटा करके किसी ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जो चीन और पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाला हो, राइट। सो ये कोशिश की गई। तो भारत की जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं उनको जैसे ही पता चला, उन्होंने टाइमली इस बात को क्या किया, फैला दिया। उससे क्या हुआ, लोगों की उनके प्रति सहानुभूति हुई कि एक अच्छा जनरल है, उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए, तो बच गए। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि पर्दे के पीछे कितने खेल चलते हैं, और इस खेल के पीछे अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे चाइना है। कहा यह जाएगा कि मोहम्मद यूनिस जब चाइना गए उन्होंने इस तरह की बात क्यों कही, तो अब ये समझ में आ रहा है कि वे क्या कहते हैं कि अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर को हम ब्लॉक कर देते हैं तो उनकी बात सही होने की संभावना वे समझते होंगे कि काफ़ी है कि वो कस्टोडियन के तौर पे दिखेंगे पूरी दुनिया के सामने कि हम भारत को दबा सकते हैं, भारत से अपनी बातें मनवा सकते हैं। चलिए, सो अब आगे हम यहाँ देखें, देखिए इसे समझिएगा।
ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में चीन ताइवान पर एक फेलो है मनकी कर। ये क्या कहते हैं, देखिए ये जो एयरबेस है जिसका भी क्या रेनोवेशन किया जा रहा है, वे कहते हैं दो चीज़ों का स्वाभाविक परिणाम है। वे क्या दो चीज़ें हैं? वे कहते हैं कि चीन के पास, एक बात तो यह है कि चीन के पास उस क्षेत्र के लिए निश्चित योजनाएं, मतलब चाइना के पास ऑलरेडी प्लान है। अब आप उन घटनाओं को जोड़िए जो पिछले 1.5-2 साल से चल रही है बांग्लादेश में, मतलब चाइना की ऑलरेडी प्लानिंग है, ऑलरेडी प्लानिंग है। और देखिए आगे बढ़ते हैं, तो अब देखिए वे योजनाएं शायद इसलिए अब तक सफल नहीं हो पा रही थी क्योंकि वहां तक शेख हसीना की सरकार थी। और शेख हसीना किसकी बेटी है? शेख मुजीबुर रहमान की। और शेख मुजीबुर रहमान कौन थे? जिनको कि पाकिस्तान की असेंबली में, लोकसभा में मेजोरिटी मिली थी। उसके बावजूद जो पश्चिमी पाकिस्तान है, जहां पर पंजाबी बहुल जो लोग थे उनका दबदबा था, वो नहीं चाहते थे कि पूर्वी बांग्लादेश या आज का जो बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान, वहाँ की संसद पर राज करे या वहाँ का प्रधानमंत्री बने। इसलिए हुआ था, ठीक है। तो उनको एक सेना बनानी पड़ी और उसकी मदद भारत ने की और फिर वो बाद में बनते वहाँ पे प्रधानमंत्री। और शेख हसीना उन्हीं की बेटी हैं, तो उनकी पढ़ाई लिखाई हुई, असाइलम में वो पुराने समय में अपने पिता के साथ यहाँ रहे, दिल्ली में रहीं वो लोग, तो उनका लगाव भारत के साथ है। भारत की सरकार ने उनके बुरे वक्त में मदद की। तो यहाँ पर अभी तक क्यों नहीं चाइना कुछ कर पा रहा था? क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में पहले शेख हसीना की सरकार थी जो कि भारत के प्रति ज़्यादा उदार थी। ऐसे में जब उनकी सरकार को बदल दिया और मोहम्मद यूनिस ने खुद ही बोल दिया कि भाई बांग्लादेश आ जाइए आप, तभी तो बांग्लादेश वहाँ गया। शेख कौन गए? मोहम्मद यूनिस गए और वहाँ पे बोल के आए कि यस प्लीज़ आइए। तो वही चीज़ें हैं। अब देखिए, अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, तो यहाँ देखा जाए तो भारत के बाकी हिस्से, मतलब पूर्वोत्तर, यहाँ पर ना केवल नागरिकों पर बल्कि सैन्य गतिविधियों पर भी वो नज़र रख सकता है। इस मायने में अगर हम देखें तो ये जो जगह है ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाती। और एक बदलाव क्या आया? शेख हसीना के जाने के बाद हम देखते हैं लगातार बांग्लादेश और पाकिस्तान के संबंध अच्छे होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि एक खबर चलाई गई थी कि क्यों ना दोनों ही देश फिर से एकजुट हो जाएं। ये खबर चली थी, ध्यान रखिएगा, कि कई सारे जो पॉडकास्ट होते हैं ना उन पर ये खबरें चला दी गई थी, कई सारे न्यूज़ चैनल्स में ये खबरें चली, उनको बेस बना करके चली, कई यूट्यूबर्स ने खबरें चलाई कि उन दोनों को किस किस को हो जाना है, एक बांग्लादेश और पाकिस्तान को एक हो जाना चाहिए। अब देखिए, तो इस तरह से अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी संभावना है। अब अगर यहाँ देखा जाए कि ये जो सीमांत इलाका है, हिमालय वाला जो इलाका है, यहाँ पर क्या समस्याएं आएंगी। अगर भारत का देखा जाए तो भारत ने नो डाउट यहाँ पर काफ़ी चीज़ें अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन चाइना लगातार यहाँ पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता चला जा रहा है, ठीक है। अगर हम देखें तो देखिए उसने क्या किया है, टिंगरी, लाहौजे, बुरांग, युतियान और यारकान, इन सभी बेसों पर उसने लगातार अपने विमानों को तैनात कर रखा है। अपने ड्रोन्स भी हवाई पट्टी पर लगातार उसने तैयार रखे हैं। मतलब उसकी पूरी एक योजना है। वो ऑलरेडी ये सोच करके चल रहा है कि अगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर कुछ भी अगर होता है तो वो तैयार बैठा हुआ अपनी पूरी तैयारियों के साथ। और ये रिपोर्ट पुरानी नहीं है, ये 2024 की रिपोर्ट है। आज हम खड़े हैं मई 2025 में, राइट। अब देखते हैं और चलिए, सो कुल मिलाकर के देखें तो ये जितनी भी हैं, तो हमारे वायुसेना के जो पूर्व जो प्रमुख रहे हैं, वाइस चीफ एयर मार्शल, उन्होंने भी यही बात दोहराई। वे कहते हैं कि ये जितनी जो उनके एयरबेस हैं ये सिर्फ कितनी दूर हैं, 25 से 150 किलोमीटर की दूरी पर हैं भारत से। ऐसे में यहाँ पर जितने नज़दीक, कौन सी है, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, जो वहाँ की सेना को कहा जाता है, और ये क्या हो गई, उनकी एयरफोर्स हो गई। तो इन दोनों के पास अगर देखें तो क्या मिलेगा इनको, स्ट्रैटेजिक बेनिफिट मिलेगा कि जितने नज़दीक होंगे ये भारत की सीमा के पास इनके एयरबेस, उतना जल्दी भारत के ऊपर अटैक कर देंगे। और पीछे से इनकी जो रसद वगैरह आपूर्ति है वो लगातार इनको मिलती रहेगी। तो लंबे समय तक ये यहाँ पर क्या कर सकते हैं, टिके रह सकते हैं। रिफ्यूलिंग हो जाएगी, फिर इनके विमान आएंगे, बॉम्बार्डिंग वगैरह करते रहेंगे। इंडिया ने अभी क्या किया, पाकिस्तान के साथ क्या किया, अब तो आप खबरें बहुत सारी देख रहे होंगे, बहुत सारी खबरों से पता चल रहा है कि खबर चल रही थी शुरू के दिनों में कि 5 राफेल को मार दिया। तो अब पता चला ये कि वो तो हमने फेक विमान उड़ाए थे, जो कि कैसे थे, अनमैन्ड एरियल व्हीकल थे। बस हमने ये किया कि उनको एक क्या होता है ना, एक सिग्नेचर होता है एक तरह का, जैसे डिजिटल सिग्नेचर होता है उस तरह से विमानों पे एक सिग्नेचर होता है जो कि बताएगा किसी भी रडार को ये कौन सा विमान है, कहाँ का है। वो उस पर उन्होंने लगा दिया, राइट। और उसके बाद वो उड़ा दिए, तो कोई भी रडार पकड़ेगा कहेगा ये तो राफेल है। तो उन्होंने राफेल वगैरह नहीं गिराए थे, हमारे UAV गिराए थे, ठीक है।
ताकि लोगों में ये खबर फैले कि अरे इंडिया के राफेल्स गिरा दिए। और इंडिया ने ऐसा क्यों किया था? उन्हें धोखा देने के लिए कि आप सोचेंगे हम यहाँ हैं लेकिन हम पीछे से आके अटैक करके चले जाएंगे। ये चीज़ यहाँ पर चाइना इंडिया के साथ कभी भी कर सकता है, कभी भी। क्योंकि आप सोचिए 12 से 150 किलोमीटर के दायरे में उनके एक नहीं 5 एयरबेस हो जाएंगे, और उसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी उनको लगातार मदद मिलेगी। ऐसे में समस्याएं होंगी, राइट। अब यहाँ पे हम देखते हैं और क्या चीज़ें हैं। देखिए, अब अगर हम बात करें भारत ने कितनी अपनी तैयारियां कर रखी हैं, तो भारतीय वायुसेना ने अंबाला जहाँ राफेल है और ये आसाम हासीमारा यहाँ पर भी राफेल को तैनात किया गया है। इन सभी जगह को उन्होंने क्या किया? अपग्रेड किया है। यहाँ के जो हमारे ठिकाने, हमारे एयरबेस हैं, इनको अपग्रेड किया है। इनके रडार सिस्टम को, इनकी साइबर सुरक्षा को हम क्या करते जा रहे हैं? लगातार अपग्रेड करते जा रहे हैं। लेकिन चाइना ने अभी हाल ही में 195 5th जनरेशन के J-20 स्टील्थ फाइटर जेट को शामिल किया है। अब एक छोटा सा सवाल, क्या आप जानते हैं ये स्टील्थ फाइटर किसे बोलते हैं, या स्टील्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है? आप में से कोई जानता है? गुड, आप लोग देखिए, स्टील्थ को ऐसे समझ जाइए। अगर आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसके कोने हैं। अब अगर मान लीजिए इसके कोने हैं, तो अगर इन कोनों को हटा दूं तो कोई अगर हवा आती है या कोई रे आती है तो उसको फिसलना आसान होगा। स्टील्थ टेक्नोलॉजी में जो भी एयरक्राफ्ट होते हैं या फिर नेवी के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं या फ्रिगेट्स हैं या अदर शिप हैं जो लड़ने वाले हैं, उनके शेप को इस तरह से बनाया जाता है कि जो रेडियो वेव्स आती हैं वो टकरा करके वापस ना जाएं, बल्कि दूसरी दिशा में चली जाएं। और क्या करते हैं, इसके ऊपर ऐसी लेयर को पेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है जो उन रेडियो वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो क्या होगा? रिफ्लेक्ट होकर नहीं जाएगी। जब रिफ्लेक्ट होकर जाएगी नहीं तो एग्जैक्ट लोकेशन कोई डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो उस टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं? स्टील्थ टेक्नोलॉजी, जिससे कि आपके जो भी फाइटर जेट हैं या फिर समुद्र में तैरने वाले जो जहाज हैं, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर हो गया, फ्रिगेट्स हो गए या वॉरशिप हो गए, उनके ऊपर स्टील्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि कोई दूसरा रडार उनको डिटेक्ट ना कर पाए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सो इनका कौन सा हो गया? ये हो गए वो कितने? 195 5th जनरेशन के J-20 इन्होंने इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसके अलावा अगर देखें तो भारत ने अब तक अपना इंडिजिनस कोई भी स्टील्थ फाइटर जेट नहीं उतारा। तेजस हम तैयार कर रहे हैं, बट नो डाउट राफेल है, लेकिन 195 की तुलना में हमारे पास राफेल पहले कितने हैं? ऑलरेडी पहले कितने राफेल हैं? 25-26 पहले के हैं, और 26 अभी हम ले रहे हैं। उसमें से 22 इस्तेमाल में होंगे, 4 काय के लिए? ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, तो ये देखिए, तो स्थितियां कुछ ऐसी हैं। और देखते हैं, दिसंबर 2024 में चाइना ने 2 नए स्टील्थ फाइटर जेट के बारे में और बताया, जहां पर कि J-36 और J-50 नाम दिया गया है। इसके अलावा वे ड्रोन या इन सभी में क्या कर रहे हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके लगातार इनको अपग्रेड कर रहे हैं। ऐसी स्थितियों में भारत को भी लगातार अपग्रेडेशन करना होगा और इस तरह की स्थितियां बनानी होगी कि लगातार बांग्लादेश या पाकिस्तान अगर भारत को काउंटर करते चाइना का सहारा लेके, तो भारत को भी क्या करना होगा? जितने भी इनके पड़ोसी देश हैं उनके साथ इस तरह के संबंध बनाने होंगे कि अगर बुरा वक्त आए तो वे इनके साथ ना आए। क्या भारत ने इस रणनीति पर चला है? तो हम अगला वीडियो इसी पे बनाएंगे। भारत कुछ कर रहा है पाकिस्तान या बांग्लादेश के लिए? इस तरह की रणनीति है? अभी एस जयशंकर ने बात की थी अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से, जानते हैं आप लोग? ये भारत की रणनीति में बदलाव दिखता है, भारत की विदेश नीति का बदलाव है कि हम उस तालिबान के साथ अब बातचीत कर रहे हैं। जब हम माना करते थे कि तालिबान ने कांधार, जो हमारा एक विमान यहाँ से हाईजैक हुआ था नेपाल से, जो आ रहा था काठमांडू टू दिल्ली, उसको हाईजैक करके कहाँ लेके गए थे? कांधार पे लेके गए थे, राइट। उस पर कई सारी फिल्में बनी हैं और तब हमें लग रहा था कि तालिबान ने हमें उतना सपोर्ट नहीं किया। लेकिन अब वो तालिबान क्या कहता है कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया को हर तरह का सपोर्ट करेगा। तो भारत की विदेश नीति में भी ये बदलाव दिख रहा है हमें, राइट। सो हम अगला टॉपिक इसी पे हम लोग बातचीत करेंगे, क्योंकि आज का जो हमारा समय है वो सिर्फ 4 मिनट का है, तो वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि हम उन 4 मिनट में आपके साथ जस्टिस कर पाएँ। सो थैंक यू सो मच। इन सारे ही टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, और ये हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही आपको हजेला आईएएस अकेडमी की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। इससे जुड़े हुए जो एमसीक्यूज़ हैं वो मिलेंगे आपको, और कम से कम हर टॉपिक पे 2 मॉडल क्वेश्चन आंसर्स तैयार करके मैं आप लोगों को डालना मैंने शुरू कर दिया है। सो आप वहाँ जाकर के उन्हें पढ़िएगा,
समझिएगा और जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछिएगा। थैंक यू सो मच। राइट, फिर मिलते हैं हम लोग।